तारीख सिर्फ फतूहात का नाम नहीं। अगर बदर, यरमोक और कुस्तंतनिया हमें फख्र देते हैं, तो कुछ जंगें ऐसी भी हैं जो हमें झंझोड़ती है, सिखाती है और आईना दिखाती है। आज हम बात करेंगे उन जंगों की जो मुसलमान हार गए, और क्यों हार गए। जंगे उहुद, वो लम्हा जब फतह हार में बदल गई। मदीना की खामोश वादी। 1 साल पहले बदर में मुसलमानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। कम तादाद, कम वसाइल, मगर ईमान मजबूत। लेकिन तारीख का उसूल है, हर फतह के बाद आजमाइश आती है। सन 625 ईस्वी कुरैश मक्का बदला लेने के लिए 3000 के लश्कर के साथ मदीना की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान सिर्फ तकरीबन 1000। बाद में कुछ लोग वापस पलट जाते हैं और तादाद मजीद कम होकर 700 रह जाती है। मकाम मुंतखब होता है उहुद का पहाड़। ये एक हिकमत अमली थी। पीछे पहाड़, सामने मैदान। दुश्मन सिर्फ सामने से हमला कर सकता था, लेकिन एक कमजोर पहलू था, एक छोटी पहाड़ी दर्रा जहां से अकब से हमला मुमकिन था। इसीलिए 50 तीरंदाजों को इस पहाड़ी पर मुकर्रर किया गया। वाज़े हुक्म दिया गया, चाहे हमें फतह हो या शिकस्त, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। जंग शुरू होती है। इब्तिदाई मरहले में मुसलमान गालिब आ जाते हैं। कुरैश के कदम डगमगाते हैं, उनके झंडे गिरते हैं। मैदान में मुसलमानों की बरतरी वाज़े हो जाती है, और फिर वो लम्हा आता है जिसने तारीख बदल दी। कुछ तीरंदाज नीचे मैदान में माले गनीमत देखते हैं। वो समझते हैं कि जंग खत्म हो चुकी है। वो सोचते हैं, हम क्यों पीछे रह जाएं। इनके अमीर उन्हें रोकते हैं, याद दिलाते हैं हुक्म, लेकिन अक्सरियत पहाड़ी छोड़ देती है। इधर दुश्मन के एक माहिर सिपाहसालार खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त कुरैश की तरफ से थे, मौका देखते हैं। वो अपने घर सवार दस्ते के साथ इसी खाली दरे से अकब पर हमला करते हैं, और अचानक फतह का मंजर अफरा तफरी में बदल जाता है। सफ़ें टूटती हैं, मुसलमान दोनों तरफ से घिर जाते हैं। ये सिर्फ फौजी शिकस्त नहीं थी, ये नज़्म व ज़ब्त की शिकस्त थी। इस दिन कई अजीम सहाबा शहीद हुए। अफवाह फैली कि नबी पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। दिल दहल गए, हौसले टूटने लगे। लेकिन हकीकत यह थी, ये मुकम्मल शिकस्त नहीं थी, ये एक सबक था। कुरान ने इस वाक़े को बयान किया, बताया कि गलती कहां हुई। ये वाज़ेह किया कि फतह सिर्फ तादाद या जज्बे से नहीं, बल्कि इताअत, नज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी से आती है। जंगे उहुद ने सिखाया, वक्ती लालच बड़ी कामयाबी को छीन सकता है। हुक्म अदूली पूरी कौम को कीमत चकवा सकती है। फतह के बाद गुरूर सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसने यह भी सिखाया कि शिकस्त के बाद उठना ही असल अजमत है। उहुद के बाद मुसलमान बिखरे नहीं, वो संभाले, मुनज़्ज़म हुए, और तारीख ने देखा यही कौम बाद में यरमूक और कादसिया जैसी अजीम फतूहात हासिल करती है। तो सवाल यह है, क्या उहुद हार थी या एक ऐसा सबक जिसने मुस्तकबिल की फतूहात की बुनियाद रखी। तारीख कहती है, कभी कभी अल्लाह कौमों को गिराकर नहीं, सिखाकर मजबूत करता है। सुकूत बगदाद, जब इल्म का शहर जल गया। सुनहरी गुंबद, बुलंद मीनार, मसरूफ बाजार और दुनिया की सबसे अजीम लाइब्रेरिया, ये था बगदाद, अब्बासी खिलाफत का दिल। इल्म, फलसफा, तिब, फल्कियात, रियाजी, अदब, सब यहां सांस लेते थे। ये वो शहर था जहां बैतुल हकमा में यूनान, फारस और हिंदुस्तान की किताबें तर्जुमा हो रही थी, जहां उलमा रातों को चरागों की रोशनी में सितारों का हिसाब लगाते थे, जहां कलम की स्याही को शहीद के खून से ज्यादा मुकद्दस समझा जाता था।
मगर तारीख का पहिया कभी रुकता नहीं। सन 1268 ईस्वी मशरिक से एक तूफान उठता है। मंगोल हिलाको खान, चंगेज खान का पोता, एक ऐसी फौज के साथ बढ़ रहा था जिसके रास्ते में आने वाला हर शहर मिट्टी हो जाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या बगदाद को खतरे का अंदाजा था? अब्बासी खिलाफत कमजोर हो चुकी थी। सियासी इख्तिलाफात, दरबारी साजिशें, ऐशो इशरत और फौजी तैयारी की कमी, ये सब अंदर से बुनियादें खोखली कर चुके थे। खलीफा अल-मुस्तासिम बिल्लाह को यकीन था कि शायद सफारतकारी काम आ जाएगी, मगर तारीख कभी सिर्फ उम्मीदों पर नहीं चलती, तैयारी पर चलती है। मंगोल फौज ने बगदाद का मुहासरा कर लिया। दीवारें मजबूत थी, मगर दिल कमजोर हो चुके थे। चंद ही दिनों में शहर की दिफाई लाइन टूट गई। मंगोल अफवाज अंदर दाखिल हो गईं, और फिर वो मंजर जिसे तारीख आज भी कांप कर याद करती है। गलियां खून से भर गईं, उलमा कत्ल किए गए, दरियाए दजला में फेंक दी गईं। कहा जाता है कि दरिया का पानी कई दिनों तक स्याह रहा, किताबों की स्याही से। ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये एक तहजीब का जलजला था। अब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया, 500 साला इक्तिदार मिट्टी में मिल गया। मगर सवाल यह है, क्या मंगोल नाकाबिले शिकस्त थे? क्या मुसलमान अंदर से कमजोर हो चुके थे? तारीख हमें बताती है, जब कौम इल्म छोड़ दे, जब क़यादत कमजोर हो जाए, जब इत्तेहाद टूट जाए, तो दीवारें बचा नहीं सकती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बगदाद जल गया, मगर इल्म नहीं मरा। कुछ ही दहाइयों बाद यही मंगोल इस्लाम कबूल करते हैं। तैमूरी और उस्मानी अदवार में इल्म दोबारा जिंदा होता है, मदारिस बनते हैं, नई रियासतें उभरती हैं। सुकूत बगदाद ने एक पैगाम दिया, इल्म की हिफाजत सिर्फ किताबों से नहीं, मजबूत निजाम से होती है। ताकत का तवाज़ुन बरकरार ना रहे तो दुश्मन हमला करता है। अंदरूनी कमजोरी बैरूनी हमले को दावत देती है। लेकिन इसने ये भी साबित किया कि उम्मत की ताकत इल्म और इत्तेहाद में है। गर सकती है, मगर अगर उसके पास इल्म और ईमान हो तो वो दोबारा उठ सकती है। आज सवाल हमारे लिए है, बगदाद का सुकूत सिर्फ माजी नहीं, ये एक तंबीह है। अगर सबक ना सीखा गया तो तारीख खुद को दोहरा सकती है। सुकूत अंदलस, 800 साला तहजीब कैसे खत्म हुई? गरनाता की पहाड़ियां, सुर्ख महलों पर पड़ती हुई शाम की रोशनी, फवारों की मध्यम आवाज, ये है अंदलस। 800 साल तक यूरोप में इस्लामी तहजीब का चिराग। सन 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद ने जबल तारिक पार किया। चंद ही बरसों में अंदलस इस्लामी दुनिया का एक अजीम मरकज बन गया। कुर्तबा में ऐसी गलियां थी जहां रात को चिराग जलते थे, जब यूरोप के बेशतर शहर अंधेरे में डूबे होते थे। यहां यूनिवर्सिटियां थीं, यहां तब, फलकियात, फलसफा और फनून लतीफा का अरूज था। मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक ही शहर में इल्म के मैदान में शरीक थे। अलहमरा का महल सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो फन, ताकत और तहजीब की अलामत था। मगर तारीख का कानून है, अरूज के बाद ज़वाल आता है। एहतियात ना की जाए। अंदलस की ताकत कमजोर होना कब शुरू हुई? बाहर से नहीं, अंदर से। अमवी खिलाफत कुर्तुबा टूट गई। रियासत छोटे छोटे तवाइफुल मलूकी हिस्सों में तकसीम हो गई। हर शहर का अपना हुक्मरान, अपनी फौज, अपनी सियासत। इत्तेहाद टूट गया। छोटी रियासतें एक दूसरे के खिलाफ ईसाई बादशाहों से मदद लेने लगी। वो दुश्मन जो कभी कमजोर था अब मुनज़्ज़म हो रहा था। शुमाली स्पेन की ईसाई रियासतें मुत्तहद हो गईं। कास्टील, आरागोन, लियोन और जुनूब में मुसलमान आपस में तकसीम। यही असल मोड़ था। कुर्तुबा गिरा, सीवील गिरा, एक एक करके शहर छनने लगे। आखिर में सिर्फ एक रियासत बाकी रह गई, गरनाता। बनी नसर की हुकूमत,
अलहमरा के सुर्ख महलों में आखिरी चिराग जल रहे थे। सन 1492 ईस्वी में फर्डिनेंड और अजाबेला ने गरनाता का मुहासरा कर लिया। आखिरी मुस्लिम हुक्मरान अबू अब्दुल्ला कमजोर मुआहिदों और सियासी दबाव के दरमियान घिर चुका था, और फिर वो लम्हा आया जब गरनाता की चाबियां हवाले की गई है। जब वो शहर छोड़कर जा रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मां ने कहा, जिस सल्तनत को मर्दों की तरह बचा ना सके, उस पर औरतों की तरह रोने का क्या फायदा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये तारीख का फैसला था। अंदलुस क्यों गिरा? दाखिली तकसीम, क़यादत की कमजोरी, वक्ती मफाद के लिए दुश्मन से इत्तेहाद, जहाद इल्म और अखलाक का कमजोर होना। 800 साला तहजीब तलवार से कम, इख्तिलाफ और कमजोरी से ज्यादा गिरी। मगर कहानी का एक और पहलू भी है। अंदलुस का इल्म यूरोप में मुंतकिल हुआ। तर्जुमे, साइंसी नजरियात, रियाजी, तिब, ये सब बाद में यूरोपी नशात सानिया की बुनियाद बने। यानी तहजीब गिरी मगर इल्म जिंदा रहा। सुकूत अंदलुस सिखाता है, इत्तेहाद के बगैर ताकत आर्जी है। सियासी अना कौमों को तोड़ देती है। इल्म और अदल के बगैर सल्तनतें कायम नहीं रहती। दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी वो हमारी कमजोरियों से पैदा होता है। आज अगर अंदलुस को याद करते हैं तो सिर्फ अलहमरा की खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि इस सबक के लिए कि उरूज को बरकरार रखना उरूज हासिल करने से ज्यादा मुश्किल है। जंगे बक्सर, जहां कंपनी ने इक्तिदार कानूनी तौर पर हासिल किया। दरियाए गंगा का किनारा, अक्टूबर की सुबह, फिजा में बारूद की बू। ये है बक्सर, मौजूदा बहार का एक मकाम। सन 1764 ईस्वी में, सिर्फ 7 साल पहले प्लासी की जंग हो चुकी थी। प्लासी ने दरवाजा खोला था, मगर बक्सर ने तख्त पर मेहर सबत कर दी। जंगे प्लासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना असर और रसूख बढ़ा लिया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, मगर वो सिर्फ नाम का हुक्मरान था। असल ताकत कंपनी के हाथ में थी। मगर मसला ये था, कंपनी तिजारत से हुकूमत की तरफ बढ़ रही थी और मकामी हुक्मरानों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ज़हीन और मुनज़्ज़िम था। इसने फौज को जदीद बनाया, टैक्स निज़ाम को बेहतर किया और कंपनी की खुसूसी तिजारती मराआत को चैलेंज किया। यही वो लम्हा था जब तसादुम नागजीर हो गया। मीर कासिम ने समझ लिया कि अकेला मुकाबला मुमकिन नहीं। इसने 2 बड़ी ताकतों से इत्तेहाद किया, शुजा-उद-दौला, शाह आलम II। ये तीनों मिलकर कंपनी के खिलाफ खड़े हुए। ये एक फैसला कुन लम्हा था। मुकामी ताकतें पहली बार मुत्तहिद हो रही थीं। 22 अक्टूबर 1864 ईस्वी, जंगे बक्सर। कंपनी की फौज की क़यादत कर रहा था हेक्टर मनरो। कंपनी के पास तकरीबन 7 से 8 हजार फौजी थे, जबकि मुत्तहिदा हिंदुस्तानी अफवाज की तादाद 35 से 40 हजार के दरमियान थी। तादाद में वाज़े फर्क था, लेकिन फिर वही सवाल, क्या सिर्फ तादाद काफी होती है? कंपनी की फौज तरबियत याफ्ता और जदीद तोपखाने से लैस थी। दूसरी तरफ इत्तेहाद तो था, मगर कमांड में मुकम्मल हम आहंगी नहीं थी। जंग शुरू हुई। इब्तिदाई मरहले में सख्त मुकाबला हुआ, लेकिन जल्द ही कंपनी की तोपों और नज़्म ज़ब्त ने बरतरी हासिल कर ली। मुत्तहिदा अफवाज में राबिता कमजोर पड़ गया। अहकामात मुअस्सर अंदाज में मुंतकिल ना हो सके। अफरा तफरी फैल गई और चंद घंटों में जंग का नतीजा वाज़े हो गया। ये सिर्फ एक फौजी शिकस्त नहीं थी, ये सियासी तकदीर का फैसला था। 1765 ईस्वी में एक अहम मुआहिदा हुआ, मुआहिदा इलाहाबाद। शाह आलम सानी ने कंपनी को बंगाल, बहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी।
यानी टैक्स जमा करने का हक। ये वो लम्हा था जब एक तिजारती कंपनी रियासती मालियाती निजाम की मालिक बन गई। अब कंपनी सिर्फ फौजी ताकत नहीं थी, वो कानूनी तौर पर हुक्मरान बन चुकी थी। मुगल बादशाह नाम का रह गया, नवाब महज अलामती रह गए और कंपनी हकीकी ताकत बन गई। बक्सर क्यों हारी गई? इत्तेहाद तो था मगर मुकम्मल अस्करी हम आहंगी नहीं, जदीद फौजी तरबियत और नज्म ज़ब्त की कमी, कंपनी की माली और तोप खाने की बरतरी, सियासी मफादात का बाहमी टकराव। ये जंग सिखाती है कि सिर्फ इत्तेहाद काफी नहीं, मुनज़्ज़म इत्तेहाद जरूरी है। सिर्फ तादाद काफी नहीं, तरबियत और नज्म ज़ब्त भी चाहिए। सिर्फ नारे काफी नहीं, मजबूत इदारे जरूरी होते हैं। बक्सर के बाद कंपनी ने पूरे शिमाली हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत की। रेवेन्यू सिस्टम बदला हुई और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बरसगीर बरतानवी इख्तिदार के ज़ेरे असर आ गया। अगर प्लासी आगाज था तो बक्सर इस्तेहकाम था। ये वो जंग थी जिसने बरतानवी राज की बुनियाद कानूनी तौर पर रख दी। अगर इस वक्त मकामी हुक्मरान मुकम्मल इत्तेहाद और जदीद इस्लाहात पर मुत्तफिक हो जाते तो क्या तारीख बदल सकती थी? शायद, मगर तारीख इम्कानात पर नहीं, फैसलों पर बनती है। जंगे बक्सर आज भी याद दिलाती है सियासी बसीरत, अस्करी नज्म और इदारा जाती ताकत के बगैर आजादी बरकरार नहीं रहती। जंगे मसूर, जब शेर मैसूर ने कंपनी को ललकारा, द एंग्लो मैसूर वॉर्स। 18वीं सदी का हिंदुस्तान जनूब में एक ताकत उभर रही थी, एक ऐसी रियासत जो सिर्फ जमीन नहीं, नजरिया बचाना चाहती थी। ये थी रियासत मैसूर और उसके दो अजीम नाम हैदर अली, टीपू सुल्तान मुकाबले में थे। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये जनूबी हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला था। मैसूर एक मजबूत, मुनज़्ज़म और फौजी तौर पर तरक्की याफ्ता रियासत थी। हैदर अली ने अपनी फौज को यूरोपी अंदाज पर तरबियत दी, तोपखाना मजबूत किया और कंपनी के बढ़ते हुए असर को रोकने का अज़्म किया। कंपनी बंगाल पर कब्जा जमा चुकी थी और अब उसकी नजरें जनूब पर थीं। पहली जंगे मैसूर 1767-1759। हैदर अली ने बरतानवी इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की, मद्रास तक पेशकदमी की। अंग्रेज हैरान रह गए। नतीजा, मुआहिदे मद्रास। कंपनी को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। ये पहला मौका था जब कंपनी को जनूबी हिंद में सख्त चोट लगी। दूसरी जंगे मैसूर 1780-1784। अब मैदान में थे टीपू सुल्तान। उन्होंने जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हिंदुस्तानी जंगी रॉकेट। बरतानवी फौजें हैरान रह गईं। बाज महाजों पर कंपनी को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार मुआहिदे मंगलोर हुआ। ये मुआहिदा बराबरी की बुनियाद पर था, जो कंपनी के लिए जिल्लत आमेज समझा गया। तीसरी जंगे मैसूर 1790-1792। अब कंपनी ने मजबूत इत्तेहाद बना लिया था, मरहटे और हैदराबाद के निजाम के साथ। टीपू सुल्तान को शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। बिलाखिर सुरंगापट्टम का मुहासरा हुआ। टीपू को इलाका और दौलत छोड़नी पड़ी और अपने बेटों को बतौर जमानत देना पड़ा। ये लम्हा दिल दहला देने वाला था। चौथी जंगे मैसूर 1799। ये आखिरी मारका था। सुरंगापट्टम का किला घेर लिया गया, लड़ाई हुई और बालाखिर टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उनका मशहूर जुमला तारीख में गूंजता है, शेर की एक दिन की जिंदगी गेदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। मैसूर की खुद मुख्तारी खत्म हो गई। जनूबी हिंदुस्तान में कंपनी की ताकत मजबूत हो गई। जंगे मैसूर ने साबित किया हिंदुस्तान में मुनज़्ज़म मज़ाहमत मुमकिन थी। कंपनी नाकाबिले शिकस्त नहीं थी,
मगर इत्तेहाद के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 बगावत या पहली जंग आज़ादी। सन 1857 ईस्वी। हिंदुस्तान की तपती जमीन। मेरठ की छावनी में बेचैनी की लहरें। सिपाहियों की आंखों में गुस्सा और दिलों में खौफ। ये वो लम्हा था जब एक चिंगारी ने बरसगीर को आग में झोंक दिया। सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ एक फौजी बगावत थी या वाकई पहली जंग आज़ादी? आज हम इस कहानी को जज्बात से नहीं, तारीख की आंख से देखेंगे। 18वीं सदी के वस्त में एक तिजारती कंपनी ने तलवार उठा ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो तिजारत के बहाने आई थी, हुक्मरानी करने लगी। बैटल ऑफ प्लासी और फिर बैटल ऑफ बुक्सार के बाद कंपनी ने सिर्फ तिजारत नहीं, इक्तिदार भी संभाल लिया। नवाब हटाए गए, बादशाह कमजोर कर दिए गए और हिंदुस्तान एक कंपनी के रहमो करम पर आ गया। असल चिंगारी, कारतूस का मसला। ईस्वी 1857 में कंपनी ने नई एनफील्ड राइफल मुतारिफ कराई। इसके कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूर की चर्बी लगी है। यह खबर हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए मजहबी तौहीन थी। मेरठ में एक सिपाही ने इनकार किया। इसका नाम था मंगल पांडे। उसे गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई, मगर चिंगारी भड़क चुकी थी। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ सिपाहियों ने बगावत कर दी, जेलें तोड़ दी, अंग्रेज अफसरों पर हमले किए। फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़े, जहां मुगल सल्तनत का आखिरी चिराग तमतमा रहा था। बहादुर शाह जफर को अलामती तौर पर बादशाह तस्लीम किया गया। ये लम्हा अहम था, क्योंकि बगावत अब सिर्फ फौजी बगावत नहीं रही, ये सियासी रंग इख्तियार कर चुकी थी। 1857 की जंग पूरे बरसगीर में फैली। दिल्ली मरकजी क़यादत मगर कमजोर तंजीम। कानपुर में नाना साहिब ने क़यादत की। झांसी में एक बहादुर खातून ने तारीख रकम की, रानी लक्ष्मीबाई, जो घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में उतरी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मज़ाहमत की क़यादत की। ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं रही थी, ये अवामी गुस्सा बन चुकी थी। लेकिन फिर शिकस्त क्यों हुई? मुत्तहिद क़यादत का फुक़दान, कोई मरकजी कमान नहीं थी। हर शहर अलग लड़ रहा था। जदीद असलहा की कमी, अंग्रेजों के पास तरबियत याफ्ता फौज, तोपखाना और बहरी मदद थी। रियासतों की अदम हिमायत, बहुत सी रियासतें गैर जानिबदार रहीं या अंग्रेजों का साथ दिया। दाखिली इख्तिलाफात, मजहबी और सियासी तकसीम ने ताकत कमजोर कर दी। दिल्ली का सुकूत सितंबर 1857। अंग्रेज फौज ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटों को कत्ल किया गया और उन्हें रंगोन जलावतन कर दिया गया। मुगल सल्तनत का बाज़ाब्ता खात्मा हो गया। 1898 में ब्रिटिश क्राउन ने बराह रास्त हिंदुस्तान की हुकूमत संभाल ली। कंपनी राज खत्म हुआ, बरतानवी राज शुरू हुआ। फौज की तंजीम बदली गई। हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को अलग अलग रेजिमेंटों में तकसीम किया गया। तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी मजीद मजबूत हो गई। बगावत या पहली जंग आज़ादी, बरतानवी मौरखीन ने उसे सिपाही म्यूटनी कहा, एक फौजी बगावत, मगर हिंदुस्तानी कौम परस्तों ने उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करार दिया। हकीकत शायद दोनों के दरमियान है। ये एक मुकम्मल कौमी तहरीक नहीं थी, मगर ये आज़ादी की पहली बड़ी इज्तिमाई कोशिश जरूर थी। ये वो लम्हा था जब हिंदुस्तानियों ने पहली बार मुत्तहिद होकर गैर मुल्की इक़्तिदार को चैलेंज किया। दिल्ली की गलियों में खामोशी है, लाल किला के दरवाजे बंद है और एक शायर बादशाह जलावतनी में ये शेर कह रहा है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए,
2 गज जमीन भी न मिली कोए यार में। 1857 नाकाम हुई, मगर उसने एक बेज बो दिया जो 1947 में आजादी के दरख्त में बदल गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी तारीखी कहानियां लाता रहूं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।